नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। ये भेंट प्रधानमंत्री निवास पर हुई, जहां दोनों नेताओं के बीच लद्दाख के समग्र विकास, प्रशासनिक सुधारों और केंद्र शासित क्षेत्र में चल रही योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। इस दौरान गुप्ता ने प्रधानमंत्री को बताया कि सीमावर्ती इलाकों में सुविधाएं पहुंचाने और स्थानीय लोगों को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए राज्य प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मुलाकात को सौहार्दपूर्ण और विकास केंद्रित माना जा रहा है और मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की उपराज्यपाल ने और इसी के साथ साथ कई अहम विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन की जानकारी अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पंचकुला में आयोजित रात्रि भोज में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सूर्यकांत शर्मा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री शील नागू समेत अन्य न्यायमूर्तियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवसर पर न्यायपालिका के माननीय सदस्यों के साथ पारस्परिक सम्मान के परिपूर्ण सार्थक संवाद भी हुआ है। यह आयोजन न केवल प्रशासन न्यायपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है, बल्कि लोकतंत्र के स्तंभों के बीच सहयोग और संवाद को भी प्रोत्साहित करता है। हम शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम न केवल प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ को सशक्त करेगा, बल्कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा की नींव को भी मजबूत करेगा। आज का यह प्रोग्राम हमारे नवनियुक्त अधिकारियों, कर्मचारियों की एक नई शुरुआत है। आज से हमारी जिंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू हो रहा है। हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद जब पड़ाव चेंज करते हैं तो हम कॉलेज की तरफ चले जाते हैं, और जब कॉलेज से निकलते हैं तो हम फिर कहीं न कहीं अपने रोजगार की तलाश में निकलते हैं। ये हमारा अगला पड़ाव है, हमने आगे बढ़ना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में विधायी कामकाज को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को घोषणा की कि आगामी विधानसभा सत्र 4 अगस्त से 8 अगस्त तक चलेगा और ये सत्र पूरी तरह ई विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहली बार है जब दिल्ली विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस परियोजना में आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिससे ई विधानसभा का सपना साकार हो सका। खुशी का अवसर है। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लगातार पॉलिसी रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस बार का विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 8 तारीख तक चलने वाला है, और पहली बार दिल्ली के इतिहास में दिल्ली विधानसभा अब ई विधानसभा होगी, पेपरलेस होगी।
ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है जिसको इतने छोटे समय में हमने दिल्ली विधानसभा के लिए पूरा किया। केंद्र ने इसमें हमें फाइनेंशियल मदद की, दिल्ली सरकार ने भी अपना हाथ उसमें आगे बढ़ाया और मिल करके दिल्ली विधानसभा ई विधानसभा बन रही है, सब कुछ डिजिटलाइज हुआ है। इसके अलावा 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र दिल्ली विधानसभा पे लगा। वो विधानसभा पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे आधारित है। ये भी दिल्ली एक मॉडल विधानसभा के रूप में बड़ा कार्य जो दिल्ली में हुआ। ये सभी चीजें लगातार पॉलिसी रिफॉर्म की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली में युवा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर दिलाने की दिशा में एक अहम पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिल्ली प्रीमियर लीग यानी कि डीपीएल को राजधानी की खेल प्रतिभाओं के लिए एक बेहतरीन मंच बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली प्रीमियर लीग दिल्ली की प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें एक मंच प्रदान करने की बेहतरीन पहल है। यहां से निकलकर हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर सकेंगे। इस मौके पर कई खिलाड़ी, कोच और खेल प्रशासक भी मौजूद रहे, जिन्होंने लीग के आयोजन को दिल्ली में खेल संस्कृति को मजबूत करने वाला बताया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक सेवा पखवाड़ा मनाने की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत सफाई, सौंदर्यीकरण और जनसेवा से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर यह सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। सभी विधायक, मंत्री और विभागीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। पूरा तंत्र जनता की सेवा में लगा रहेगा। दिल्ली में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक सेवा पखवाड़ा के रूप में दिल्ली सरकार मना रही है। जैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि सारे एमएलए, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे हमारे निगम पार्षद, पूरी पार्टी, पूरी सरकार हर अपने विभागों की सफाई करेंगे, सारे दिल्ली की सफाई करेंगे ताकि दिल्ली को साफ़ सुथरा हम दिल्ली को बना सकें, दिल्ली को अच्छी हम दिल्ली दे सके। ये हमारी कोशिश है। इसीलिए सारे अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट, सारे हमारे डीएम, सारे एसडीएम, सारे डीसी ये इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम अपने अपने विभागों में कैसे दिल्ली को सुंदर बना सके। उसी दिशा में आज हमने पीडब्ल्यूडी ऑफिस में यहाँ पर आके फ्लाईओवर के नीचे यहाँ पे सफाई अभियान को सांकेतिक रूप में किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे एरिया की अच्छे से साफ सफाई हो, इसकी सुंदरता को हम लोग बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक को लेकर एक खबर है। 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, प्रदेश संगठन और अध्यक्ष भी शामिल होंगे। सभी जिला अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया है। आगामी कार्यक्रमों पर रणनीति जो है इस बैठक में बनाई जाएगी। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 11 बजे का समय मुकम्मल किया गया है जब ये बैठक होगी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहने वाले और इसी के साथ तमाम अन्य जो अध्यक्ष हैं वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश संगठन और अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। यानी सभी को इस बैठक में बुलाया गया है और इसका मोटिव है कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनाई जाए और जिस तरीके से रेखा जो है वो खिंच चुकी है 2027 के चुनावों को लेकर भी, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी आने वाले समय में, इसको लेकर एक ब्लूप्रिंट इस बैठक में तैयार किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे जैसे कि हमने आपको बताया है। और 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। सभी जिला अध्यक्षों को भी इस बैठक में बुलाया गया है और इसी के साथ आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चंदौली में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां सत्ता वियोग से विचलित हैं। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि इन दलों का व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत है। ये संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये लोग स्वर्गीय अरुण जेटली जैसे वरिष्ठ और सम्मानित नेता के बारे में भी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है अभी राजनीतिक अगर आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब तो सब दे दूंगा। मैं तो अभी शोक प्रकट करने के लिए आया हूं ताकि जो राजनीति में कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सब सत्ता वियोग में विचलित लोग हैं और इनको अभी आने वाले कई दशकों तक सत्ता के स्वाद का एहसास होने की संभावना नहीं लग रही है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नक्सलवाद समाप्त हो गया है, लेकिन ये अर्बन नक्सल की तरह आचरण कर रहे हैं और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं जो कोई देश का राजनीतिक नेता हो, चाहे वो पक्ष में होता है चाहे विपक्ष में होता है, तो गैर जिम्मेदाराना बयान की अपेक्षा उससे नहीं की जाती। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना, अधिकारियों को धमकी देना और अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से ही, जहां यूपी पुलिस दूरसंचार को नया स्टाफ मिला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, यूपी पुलिस दूरसंचार को नया स्टाफ दिया गया है। सीएम योगी 1494 नियुक्ति पत्र देंगे और इसी के साथ 1374 सहायक परिचालकों को नई तैनाती यहां पर दी जाएगी। 120 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम है आज और ऐसे में इस कार्यक्रम को काफी ज्यादा खास माना जा रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान 1494 नियुक्ति पत्र देंगे। 1374 सहायक परिचालकों को नई तैनाती यहां पर मिलेगी और इसी के साथ लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस दूरसंचार को नया स्टाफ मिला है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल में डाक विभाग के कर्मचारियों समेत कई आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य स्वस्थ और इसी के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। नागरिकों को नियमित व्यायाम और फिटनेस के प्रति जागरूक करना भी इसका एक मोटिव रहा। प्रतिभागियों ने साइकिल चलाकर संदेश दिया कि नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। गंगा और यमुना नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के कारण प्रयागराज के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। उफनती नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एसडीआरएफ अधिकारी अजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हम लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। 2 नावों को तैनात किया गया है और लगातार कॉल्स आ रही हैं। हमारी टीम जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। पर है जिसके चलते रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीमें जो हैं यहां पर तैनात की गई हैं, उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है। लगातार जो कॉल्स मिल रहे हैं उसके आधार पर यहां पर जो है लोगों की मदद की जा रही है और देखिए लोगों को विस्थापित भी यहां से किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और रिहायशी इलाकों में किस कदर हालात बन गए हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उफनती नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुसना शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 51वीं बार पहुंचे, जहां उन्होंने 2183 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी की गई, जिससे किसानों को वित्तीय मदद मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का भी उल्लेख इस दौरान किया है। आपको विस्तार से बताएंगे इस अवसर पर क्या क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 91वीं बार पहुंचे। यहां उन्होंने 2183 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत वाली 52 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किश्त भी जारी की, जिसमें देश के करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक अंदाज में कहा कि मैं आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले पर भावुक अंदाज में उन्होंने कहा कि उस समय मैं बाबा विश्वनाथ के समक्ष यही प्रार्थना कर रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना, मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवारों को ये दुख सहने की हिम्मत दे। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था, वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को उनके चरणों में समर्पित करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को याद करते हुए देश के जवानों को सलाम किया। साथ ही उन्होंने किसानों को भी विशेष सम्मान और यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के 10 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधे भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, जब काशी से धन जाता है तो वो अपने आप प्रसाद बन जाता है, जो किसानों के लिए एक वरदान साबित होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल, और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ दिन पहले मैं तमिलनाडु गया था। वहां मैं 1000 साल पुराने उस भव्य मंदिर में गया जिसे महान सम्राट राजेंद्र चोल ने बनवाया था। उन्होंने उत्तर भारत से गंगा जल लाकर उत्तर और दक्षिण को जोड़ा था। आज काशी तमिल संगमम जैसे प्रयास उसी सांस्कृतिक एकता को आगे बढ़ाने का एक विनम्र प्रयास है। साथियों, कुछ दिनों पहले मैं तमिलनाडु में था। मैं वहां 1000 साल पुराने एक ऐतिहासिक मंदिर गया था, गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर। ये मंदिर देश की शैव परंपरा का एक प्राचीन केंद्र है। ये मंदिर हमारे देश के महान और प्रसिद्ध महान राजा राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत से गंगा जल मंगवाकर उत्तर को दक्षिण से जोड़ा था। मां गंगा के आशीर्वाद से बहुत ही पवित्र माहौल में वहां पूजा संपन्न हुई। गंगा जल से वहां जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, जीवन में ऐसे अवसर बहुत प्रेरणा देते हैं। देश की एकता की हर बात नई चेतना जगा देती है और तभी तो ऑपरेशन सिंदूर सफल होता है। एक 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की धरती से देशवासियों को एक गूंजता हुआ संदेश दिया। उन्होंने कहा, हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग और हमारे रोजगार ये केवल अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा है। स्वदेश का संकल्प लेने का जोर दिया। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। वहीं वाराणसी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पावन काशी में उपस्थिति सावन के इस पुण्य महीने में भारत के सामर्थ्य और संकल्प का प्रतीक बन गई है। और उपस्थित अन्नदाता किसान बहन और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आज काशी में
उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन इस सावन के पावन मास में ऐसे समय में हुई है जब बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।